अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं दश्ते जुनून किस्त नंबर 67। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। देखते देखते ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों का हजूम लग गया। शब्बीर दुरानी की गाड़ी का अगला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया था। शब्बीर दुरानी के सर से खून बह रहा था और वो स्टीयरिंग वाली सीट में फंसा हुआ था। वो बेहोश हो चुका था। लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसे गाड़ी से निकाला और एक कार में डालकर ज़ैद सुल्तान अस्पताल ले गए। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने की कोशिश में लोगों के हाथ लग गया और लोग इसकी धुनाई कर रहे थे। हालांकि इस हादसे में इसका कोई कसूर नहीं था। शब्बीर दुरानी को शोबा हादसात में पहुंचा दिया गया। डॉक्टरों को फौरन पता चल गया कि हादसे में जख्मी होने वाला शब्बीर दुरानी है। कई डॉक्टर शोबा हादसात में जमा हो गए। ये शब्बीर दुरानी की खुशकिस्मती थी कि सर के अलावा इसे कहीं जख्म नहीं आया था। सर का जख्म भी ज्यादा गहरा नहीं था। डॉक्टरों ने मुकम्मल चेकअप के बाद इसके सर के जख्म की ड्रेसिंग कर दी, लेकिन वो होश में तकरीबन 1 घंटे बाद ही आ सका था। हादसे की खबर किसी तरह हसीना बेगम तक पहुंच चुकी थी। वो शब्बीर दुरानी के होश में आने से पहले ही अस्पताल पहुंच चुकी थी। इसके कहने पर शब्बीर दुरानी को शोबा हादसात से एक प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया। शब्बीर दुरानी को जब होश आया तो कमरे में एक डॉक्टर के अलावा इसकी मां हसीना बेगम और एक पुलिस अफसर भी मौजूद था, जो इस हादसे के सिलसिले में इसका बयान लेना चाहता था। शब्बीर दुरानी को होश में आते देखकर पुलिस अफसर जैसे ही आगे बढ़ा, डॉक्टर ने इसे रोक दिया। अभी नहीं ऑफिसर, जब तक मरीज मुकम्मल तौर पर अपने हवास में नहीं आ जाता उस वक्त तक आप लोग इससे बातचीत की इजाजत नहीं। आप बाहर जाकर तशरीफ रखिए, मैं आपको बुला लूंगा। पुलिस अफसर इसे घूरता हुआ कमरे से निकल गया। बेगम साहिबा, आप भी ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा। इस स्टेज पर ज्यादा बोलना मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, डॉक्टर ने हसीना बेगम की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र मत करो डॉक्टर, मैं एहतियात करूंगी, हसीना बेगम ने जवाब दिया। डॉक्टर कमरे से निकल गया। हसीना बेगम बेड के साथ कुर्सी पर बैठ गई और बेटी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ, यह हादसा कैसे पेश आया, हसीना बेगम ने पूछा। पता नहीं माँ जी, शब्बीर दुरानी ने कराहते हुए जवाब दिया। चौक पर वो ट्रक बस अचानक ही सामने आ गया था। मैंने बचने की कोशिश की मगर बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। शुक्र करो बच गए, हसीना बेगम ने कहा। मैं यहाँ से जाते ही सदके का बकरा दूंगी। अब तुम्हें कई रोज तक अस्पताल में रहना होगा। पता नहीं किस मनहूस की सूरत देख ली थी, शब्बीर दुरानी ने कराहते हुए कहा और फिर इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। क्या हुआ, तकलीफ ज्यादा हो रही है, हसीना बेगम ने पूछा। शब्बीर दुरानी जवाब देने के बजाय सर को दाएं बाएं चटकने लगा और फिर अचानक ही वो चीखने लगा। हसीना बेगम एकदम परेशान हो गई। इसने शब्बीर दुरानी को संभालने की कोशिश की कि शब्बीर दुरानी सर पटकते हुए बुरी तरह चीख रहा था। हसीना बेगम उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। इसने जल्दी से दरवाजा खोला और राहदारी में कुर्सी पर बैठे हुए कांस्टेबल से बोली, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। कांस्टेबल उठकर एक तरफ को दौड़ गया। हसीना बेगम दोबारा बेड के करीब आ गई और शब्बीर दुरानी को संभालने की कोशिश करने लगी। सर को मुसलसल झटके लगने से जख्म से खून बहने लगा था, जिससे न सिर्फ सर पर बंधी हुई पट्टी तर हो गई थी बल्कि सर के नीचे तक तकिया भी सुर्ख होने लगा था। हसीना बेगम बुरी तरह बदहवास हो रही थी। वो जागीर दराना ज़हनियत की मालिक थी, बेहद जालिम और सफाक औरत। इसके अहकामात पर इसके करिंदों के कई घर उजाड़े थे। पता नहीं कितनों को खून बहाया था, लेकिन हसीना बेगम का दिल कभी नहीं पसीजा था। इसके दिल में किसी की हमदर्दी के जज्बात नहीं उभरे थे। कुछ अर्सा पहले से अपनी सगी भतीजे को मरवाने की कोशिश की थी और इस पर कई कातिलाना हमले करवाए थे। खुद सामने खड़े होकर इसे तशद्दुद का निशाना बनवाया था। इंस्पेक्टर सुबा खान को 5 लाख रुपए देकर इसे कत्ल करवाना चाहा था, मगर हसीना बेगम के दिल में कभी हमदर्दी का जज्बा नहीं उभरा था। लेकिन आज अपने बेटे के सर से खून बहते देखकर वो बेचैन हो गई थी। कुछ ही देर बाद वो डॉक्टर और नर्सें दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर ने शब्बीर दुरानी की हालत देखी तो फौरन स्टीचर मंगवा लिया और शब्बीर दुरानी को स्टीचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। सबसे पहले शब्बीर दुरानी को डाइजर पाम का इंजेक्शन दिया गया। 5-7 मिनट बाद इंजेक्शन अपना सर दिखाना शुरू कर दिया। शब्बीर दुरानी की हालत कदरे संभली तो सबसे पहले इसके सर के एक्सरे लिए गए। डॉक्टर को शुबा था कि सर की कोई हड्डी क्रैक ना हो गई हो, लेकिन इसका शुबा गलत निकला। खोपड़ी की तमाम हड्डियां सलामत थी। जख्म की दोबारा ड्रेसिंग की गई। इसे एक और इंजेक्शन दिया गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसे स्टीचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया था। दरवाजे के सामने बेंच पर बैठी हुई हसीना बेगम उठकर स्टीचर की तरफ लपकी। क्या हुआ डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना, इससे पूछा। परेशानी की कोई बात नहीं बेगम साहिबा, डॉक्टर ने जवाब दिया। दिमाग पर चोट तो लगी है, लेकिन तशवीशनाक नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हसीना बेगम स्टीचर के साथ साथ चलती हुई डॉक्टर से पूछती रही और डॉक्टर इसे तसल्ली देता रहा। शब्बीर दुरानी को कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया गया। इंजेक्शन के असर से शब्बीर दुरानी पर गुनगुनी सी तारी हो रही थी। इसने आखिरी बार हसीना बेगम की तरफ देखा और फिर इसकी आंखें बंद हो गई। इन्हें आराम करने दो, होश में आने के बाद इनसे कोई बात न की जाए, डॉक्टर ने हसीना बेगम से कहा। फिर करीब खड़ी हुई नर्स की तरफ देखते हुए बोला, नर्स तुम इसी कमरे में रहोगी, कोई भी शख्स कमरे में दाखिल नहीं होगा। यस डॉक्टर, नर्स ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर चला गया। हसीना बेगम कुछ देर तक अपने बेटे की तरफ देखती रही और फिर कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके साथ ही दरवाजा खुला और वही पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ, जो इंस्पेक्टर सुबा खान के कत्ल की तहकीकात कर रहा था। सॉरी बेगम साहिबा, इंस्पेक्टर ने पहले हसीना बेगम की तरफ देखा, फिर शब्बीर दुरानी की तरफ देखने लगा।
मेरा इस हादसे के केस से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी तहकीकात मकामी थाने के एक ऑफिसर कर रहा है। मैं तो इंस्पेक्टर सुबह खान के कत्ल के केस में आपके बेटे से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। शब्बीर दुरानी तुम्हारे सामने पड़ा है, अगर वो इस वक्त तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके तो मुझे कोई एतराज नहीं। हसीना बेगम ने बेहद खुश लहजे में जवाब दिया। ये कब तक होश में आ जाएंगे नर्स? इंस्पेक्टर ने नर्स से पूछा। 3-4 घंटों बाद नर्स ने जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर की इजाजत के बगैर आप मरीज से बात नहीं कर सकेंगे। प्लीज इस वक्त आप तशरीफ ले जाएं, मरीज डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहते हुए हसीना बेगम की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद हसीना बेगम की कमरे से निकली तो राहदारी में शब्बीर दुरानी का खास मुलाजिम बहलोल और उसके 3-4 कारिंदे खड़े थे। क्या हुआ बेगम साहबा? बहलोल ने आगे बढ़कर जल्दी से पूछा। ये लोग भी इत्तेफाक से कल गुलमर्ग से आए हुए थे, ये भी मेरे साथ आ गए। अब छोटे सरकार की तबीयत कैसी है? बेहोश पड़ा है, दिमाग पर चोट लगी है, हसीना बेगम ने जवाब दिया। इसकी आवाज रुहासी हो रही थी। अल्लाह अपना करम करेगा बेगम साहबा, आप तसल्ली रखें, बहलोल ने कहा। हसीना बेगम की आंखें नम हो रही थी। बेटी की हालत ने इसे बेचैन कर दिया था। शब्बीर दुरानी तकरीबन 5 घंटों बाद होश में आ सका था। नर्स ने इसी वक्त डॉक्टर को इत्तला दे दी। डॉक्टर ने आकर शब्बीर दुरानी को देखा। इसने हसीना बेगम को तसल्ली और सख्ती से मना कर दिया कि किसी को मरीज से मिलने न दिया जाए और इससे ज्यादा बातचीत भी न की जाए। 3 रोज तक किसी को शब्बीर दुरानी से नहीं मिलने दिया गया। पुलिस ऑफिसर्स बार बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने किसी को भी शब्बीर दुरानी से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। बिलाखिर चौथे रोज मुकामी थाने के सब इंस्पेक्टर को शब्बीर दुरानी से मिलने की इजाजत दे दी गई। सब इंस्पेक्टर ने हादसे के हवाले से इसका बयान कलमबंद किया और चला गया। उसी रोज शाम से कुछ ठहरे वो पुलिस इंस्पेक्टर भी पहुंच गया जो इंस्पेक्टर सुबह खान के कत्ल की तहकीकात कर रहा था। इसके साथ एक हेड कांस्टेबल भी था। दुरानी साहिब, इंस्पेक्टर शब्बीर दुरानी की तरफ देखते हुए बोला। जिस रोज सुन पुलिस के इंस्पेक्टर सुबह खान की लाश मिली थी, इससे 1 रोज पहले आप कहाँ थे? मुझे नहीं मालूम कि इंस्पेक्टर सुबह खान की लाश कब मिली थी, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि मैं उस रोज कहाँ था। शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। ये 4 अप्रैल की बात है, मेरा मतलब है सुबह खान की लाश 4 अप्रैल को मिली थी। डॉक्टर ने इसकी मौत का वक्त 8 से 16 घंटे के दरमियान तय किया था। अब आप ये बताइए कि 3 अप्रैल को आप कहाँ थे? इंस्पेक्टर ने वजाहत करते हुए पूछा। मैं सिंध गया हुआ था और उस रोज गालिबन कचीलो नामी गाँव में था। शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक कर सकते हो। कचीलो आप क्या लेने गए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरी कजन नायला दुरानी लापता थी। शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। मुझे इत्तला मिली थी कि वो कचीलो नामी गांव में मौजूद है, मैं इसी सिलसिले में गया था। नायला दुरानी का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। वो मर चुकी है, शब्बीर दुरानी ने कहा। कचीलो पुलिस ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी है। मेरे पास कचीलो थाने के इंचार्ज की तहरीर मौजूद है। क्या आपको सुबह खान के कत्ल की इत्तला मिली थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, मैं उस वक्त पन्नू आकल छावनी में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। कई आला फौजी अफसर भी वहाँ मेरी मौजूदगी की तस्दीक कर सकते हैं, शब्बीर दुरानी ने कहा। फौजी अफसरों का नाम इस इंस्पेक्टर को मरूब करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इंस्पेक्टर मुतासिर नहीं हुआ। ये इत्तला आपको कैसे मिली थी? इंस्पेक्टर ने स्पॉट लहजे में पूछा। अखबार में पढ़ा था, शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। इसके बावजूद आप यहाँ नहीं आए? इंस्पेक्टर ने सिर घूरा। सुबह खान को इतना अहम आदमी नहीं था कि इसकी कत्ल की खबर सुनकर मैं अपने सारे काम छोड़कर भागा चला था। शब्बीर दुरानी ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मेरा ख्याल है तमाम अखबारों में ये खबरें छपी भी ठीक है। पुलिस इस कत्ल के सिलसिले में हसीना बेगम से पूछताछ कर रही है। अपनी वालिदा का नाम पढ़ने के बाद भी आप वापस नहीं आए थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। इंस्पेक्टर, हसीना बेगम बोल पड़ी। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी उल्टी सीधी बातों से इसकी हालत बिगड़ जाएगी। इनकी हालत अब तशवीशाक नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरे सवालात से इनकी तबीयत बिगड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। अब मैं तुम्हें मजीद ओट पटांग सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकती। जब ये ठीक होकर घर चला जाएगा तो वहां आकर पूछ लेना हो तो पूछना। आप सरकारी काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं बेगम साहिबा, इस मरतबा इंस्पेक्टर ने खुश्क लहजे में कहा। आप इस कुर्सी पर तशरीफ रखिए, इत्तफाक से आप यहाँ मौजूद है। मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। अब तुम मुझसे या मेरे बेटे से कुछ नहीं पूछ सकते। मैं अपने वकील से बात करूंगी, इसके बाद तुमसे बात होगी, हसीना बेगम ने कहा। किसी वकील से मशवरा करना आपका पूरा हक है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में वकील आपको जुबान बंद रखने पर मजबूर नहीं कर सकता। प्लीज मुझे इनसे बात करने दीजिए, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर शब्बीर दुरानी की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ तो दुरानी साहिबा, जिस रोज कुएं से इंस्पेक्टर सुबह खान की लाश मिली थी, इसके साथ ही एक कोठरी भी है जिसमें गालिबन जानवरों का भूसा वगैरह और फावड़े वगैरह रखे जाते हैं। आप आखिरी मरतबा इस कोठरी में कब गए थे? वो कुआं और कोठरी हमारी जमीन पर नहीं है, शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। वो नायला दुरानी की अराजी है, मैं कभी उस तरफ नहीं गया। इंस्पेक्टर सुबह खान से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे याद नहीं, वैसे मैंने इसे काफी अरसे से नहीं देखा, शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। क्या आपने सुबह खान को पिस्तौल भी दिया था? इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया। इससे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो पिस्तौल देने का कैसा सवाल? शब्बीर दुरानी बोला। माफ कीजिए दुरानी साहिब, इंस्पेक्टर ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। आपने मेरे किसी सवाल का ठीक ठाक जवाब नहीं दिया।
آپ جھوٹ کا سہارا لیکر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ 3 اپریل کے دن کچیلو میں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ 5 اپریل کو کچیلو پہنچے، 3 اپریل کو آپ گلمرگ میں تھے۔ اسی رات انسپیکٹر صبح خان گلمرگ آیا، آپ اسے لے کر کنویں والی کوٹھی میں چلے گئے جہاں آپ نے اسے قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دی۔ یہ سب جھوٹ ہے، شبیر درانی چیخا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب درست ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ صبح خان کی جیب سے برآمد ہونے والی پستول، کوٹری کے تالے، کئی اور دوسری بہت سی چیزوں پر آپ کی انگلیوں کے نشانات کی شناخت ہو گئی ہے۔ ہم نے کچیلو پولیس سے بھی تصدیق کر لی ہے۔ آپ 3 اپریل کو نہیں 5 اپریل کو وہاں پہنچے تھے۔ ان تمام شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح خان کے قتل میں آپ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو زیر حراست سمجھے۔ یہاں آپ کا علاج مکمل ہونے کے بعد آپ کو جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ اور بیگم صاحبہ، آپ انسپیکٹر حسینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا، میں صرف آپ کو اتنی رائے دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے سے اس بیماری کے دوران جب چاہے ملاقات کر سکتی ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کو درانی صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے بیٹے پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹے ہیں، میں دیکھ لوں گی تمہیں، حسینہ بیگم چیخی۔ اگر الزامات جھوٹے ہیں تو آپ عدالت میں ثابت کیجئے۔ میں نے انہیں صرف گرفتار کیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے۔ چالان عدالت میں پیش ہو تو انہیں اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہوگا، انسپیکٹر نے کہا اور ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ راہداری میں 2 مسلح کانسٹیبل موجود تھے۔ انسپیکٹر نے ہدایت دی اور چلا گیا۔ کمرے میں حسینہ بیگم اور شبیر درانی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ دیکھ لیا؟ بالآخر حسینہ بیگم کے ہونٹوں پر حرکت ہوئی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر تم نہیں مانے، اور آج اس کا نتیجہ دیکھ لیا تم نے۔ کچھ نہیں ہوگا ماں جی، شبیر درانی نے کہا۔ اب وکیل سے جا کر بات کیجیے، وہ سارا معاملہ سنبھال لے گا۔ پیسہ کیا نہیں کر سکتا؟ اس دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ اس انسپیکٹر کی بھی کوئی قیمت ہوگی جو اسے ادا کر دی جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہاں، میرے بیڈ روم کے الارے میں سیف والے دراز میں ایک کاغذ طے کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کاغذ دراصل کچیلو تھانے کے انچارج کی طرف سے اس امر کی تصدیق ہے کہ نیلا درانی کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ جانتے کہ نیلا کے انتقال کے بعد ہمیں اس کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ الماری کی چابی آپ کو پتہ ہے کہاں رکھی ہوتی ہے۔ وہ کاغذ بھی وکیل کو دے دیجئے تاکہ وہ اس سلسلے میں فوری کارروائی شروع کر سکے۔ حسینہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنا شولڈر بیگ سنبھالتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شبیر درانی بیڈ پر لیٹا اس نئی صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انسپیکٹر کے کہنے کے مطابق صبح خان کی جیب سے برآمد ہونے والے پستول، کوٹھی کے تالے اور کسی وغیرہ پر اس کی انگلیوں کے نشانات کی شناخت ہو گئی تھی۔ اس طرح اگرچہ صورتحال نہایت سنگین ہو گئی تھی، مگر اب اسے بھی یقین تھا کہ دولت کے بلبوتے پر سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اس انسپیکٹر کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ پیسے کی اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ نیلا کی کروڑوں کی جائیداد اسے ملنے والی تھی۔ اس میں سے اگر 10-20 لاکھ اس پولیس انسپیکٹر کو بھی دے دیے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے پاس پولیس کی ایک ذمہ دار افیسر کی تحریر تھی جس سے اس امر کی تصدیق کی گئی تھی کہ نیلا درانی مر چکی ہے، اور ظاہر نیلا کی موت کے بعد وہی اس کے وارث تھے اور کوئی ان کے وراثت کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ ہسپتال میں 4 دن اور گزر گئے۔ اس دوران حسینہ بیگم کے علاوہ کسی اور کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دروازے پر ہر وقت 2 مسلح پولیس والے موجود رہتے تھے۔ ایک پولیس والا کمرے کے عقبی سمت بھی رائفل لے کر ٹہلتا رہتا تھا تاکہ وہ کبھی کھڑکی کے راستے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ شبیر درانی اب اگرچہ ٹھیک ہو چکا تھا، بہت معمولی سی تکلیف باقی تھی، لیکن حسینہ بیگم کی ڈاکٹر کی مٹھی گرم کر دی تھی تاکہ شبیر درانی کو چند روز اور ہسپتال میں رکھا جائے۔ ظاہر ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر شبیر درانی کو ہسپتال سے جیل منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ شبیر درانی بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے ہوئے دونوں کانسٹیبلوں میں سے ایک اونگ رہا تھا اور دوسرا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ بہت ہی گھٹیا قسم کا سگریٹ تھا، اس کی ناگوار سی پوری راہداری میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کانسٹیبل بڑے اطمینان سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا کہ 3 پولیس والوں کو اس طرف آتے دیکھ کر چونک گیا۔ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ کانسٹیبل نے جلدی سے سگریٹ بجھا دیا اور اپنے اونگتے ہوئے ساتھی کانسٹیبل کو کونی مار کر جگا دیا۔ وہ چاروں قریب آ گئے۔ ان میں ایک انسپیکٹر تھا، ایک سب انسپیکٹر اور دوسرا کانسٹیبل تھا جس نے ہتھکڑی پکڑ رکھی تھی۔ شبیر درانی کے دروازے پر متعین دونوں کانسٹیبل نے اٹھ کر سلوٹ کیا۔ تمہارا انسپیکٹر ابھی تک نہیں پہنچا؟ انسپیکٹر کی وردی والے نے پوچھا۔ نو سر۔ انہیں آنا تھا کیا؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ ہاں، اگر نہیں پہنچا تو کوئی بات نہیں، انسپیکٹر نے کہا۔ دروازہ کھولو، قیدی کو جیل منتقل کرنا ہے۔ فوری طور پر اطلاع ملی تھی کہ اسے آج رات قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن سر، کانسٹیبل نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وقت ضائع مت کرو، دروازہ کھولو، انسپیکٹر نے کہا۔ کانسٹیبل نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ آوازوں سے شبیر درانی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنے سارے پولیس والوں کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر شبیر درانی کا معائنہ کیا اور انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، انسپیکٹر نے کہا۔ کیا بات ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ شبیر درانی نے کہا۔ وہ کچھ بدحواسا ہو رہا تھا۔ تمہیں جیل منتقل کیا جا رہا ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ ہتھکڑی لگا دو جناب، کانسٹیبل نے ہتھکڑی کی زنجیر سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا خیال اس کی ضرورت نہیں، یہ ایک معزز آدمی ہے، ہتھکڑی سے اس کی توہین ہوگی۔
وہ शबीर दुरानी की तरफ घूम गया। चलो दुरानी साहिब। शबीर दुरानी बेड से उतर आए, इसने स्लीपर पहने और इनके साथ कमरे से बाहर आ गया। वो अस्पताल की इमारत से निकलकर गेट पर पहुंच गया। गेट के सामने सफेद रंग की एक कार खड़ी थी और इस पार्टी के साथ आने वाला कांस्टेबल स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। हथकड़ी इसने डैशबोर्ड के खाने में रख दी। तुम दोनों किसी रिक्शे या तांगे पर बैठकर थाने पहुंचो और इंस्पेक्टर से कहो कि कैदी को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर वो जरूरी समझे तो कागजात की खानापुरी के लिए जेल आ जाए, वरना सुबह देखा जाएगा। इंस्पेक्टर ने ड्यूटी देने वाले दोनों कांस्टेबलों की तरफ देखते हुए कहा। यस सर। दोनों कांस्टेबलों ने सलूट किया। उनमें से एक की आंखों में अभी उलझन तैर रही थी। इसने कार का नंबर ज़हन-नशीन कर लिया। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शबीर दुरानी को लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ के इन दोनों ने शबीर दुरानी को अपने बीच में बिठाया। कार हरकत में आ गई। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कुछ देर बाद शबीर दुरानी ने पूछा, क्योंकि कार जिस रास्ते पर जा रही थी वो रास्ता जेल की तरफ नहीं जाता था। ऐसी जगह जहाँ पुलिस तुम्हारा सुराग न लगा सके। ये जुमला इसके बैठे बैठे हुए सब इंस्पेक्टर ने कहा था। शबीर दुरानी इसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। अस्पताल के कमरे में से सिर्फ इंस्पेक्टर को देखा था। सब इंस्पेक्टर इसके पीछे खड़ा था। कमरे से निकलते ही और कार में बैठते हुए वो सब इंस्पेक्टर की शक्ल नहीं देख सका था। अगर देखा भी था तो किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब यह आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक गया था। इसने गर्दन घुमाकर देखा। सब इंस्पेक्टर अपने सर से टोपी उतार चुका था। तुम कौन हो? शबीर दुरानी हकला गया। आपका खादिम दिलावर। सब इंस्पेक्टर ने कहा। आपकी वालिदा मोहतरमा को बड़ी शिद्दत से मेरी तलाश थी। उन्होंने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आप जानते हैं बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। मैं अपने दुश्मनों को मारने के बाद ही मरूंगा। शबीर दुरानी, तुम लोग मुझे धोखे से अगवा करके ले जा रहे हो। पुलिस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। शबीर दुरानी ने कहा। पुलिस के साथ इतना वास्ता रहा है कि अब पुलिस से कोई खौफ नहीं। वैसे भी हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हारी निगरानी पर मामूर एक कांस्टेबल को शुबा सा हो गया था। मेरा ख्याल है इसने थाने पहुंचकर इत्तला कर दी होगी और हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारी और हमारी तलाश शुरू हो चुकी हो। लेकिन हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पुलिस कभी तुम्हारा सुराग नहीं लगा सकेगी, दिलावर ने कहा। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई शहर से बाहर निकल चुकी थी। इसका रुख आदम साहबा की तरफ था, लेकिन मेन रोड पर आने के बजाय वो खेतों में कच्चे रास्ते पर जा रही थी। तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद गाड़ी काहली के दरख्तों के एक झुंड में रुक गई। दरख्तों के झुंड में एक कच्चा मकान बना हुआ था और झुंड की दूसरी तरफ एक वसी अहाता था जहाँ से गोबर की बू उठ रही थी। गाड़ी रुकते ही दिलावर शबीर दुरानी को लेकर नीचे उतर आया। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर इंस्पेक्टर की वर्दी में मुलबूस बकी भी नीचे उतर आया था। वो दोनों शबीर दुरानी को लेकर मकान में दाखिल हो गए। दरवाजे का ताला बकी ने खोला था। दिलावर शबीर दुरानी को पिस्तौल के जोर पर लिए खड़ा था और बकी ने अंदर दाखिल होकर लालटेन जला दी। एक खासा वसी कमरा था। 3-4 बांध की चारपाइयां बिछी हुई थी, लेकिन बिस्तर किसी पर नहीं था। शबीर दुरानी को एक चारपाई पर लटकाकर इसके हाथ और पैर चारपाई के साथ रस्सी से बांध दिए गए और वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। कांस्टेबल की वर्दी में मुलबूस ड्राइवर कार आगे अहाते के अंदर ले गया था। अहाते में एक जगह लकड़ियों का अंबार लगा हुआ था। गालिबन बहुत पहले 2-3 दरख्त काटकर इनकी लकड़ियां यहाँ डाल दी गई थी। वो शख्स कार को लकड़ियों की संबार के पास ले गया। इसने गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की अगर कोई अहाते के गेट के सामने से गुजरे भी तो गाड़ी को ना देख सके। गाड़ी खड़ी करके वो भी मकान की तरफ आ गया। बाकी दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। इसने इस कमरे में भी लालटेन जला दी और कपड़े बदलकर बाहर आ गया। इसके बाद दिलावर ने कपड़े बदले और फिर कांस्टेबल ने पुलिस की वर्दी उन्होंने गठरी की सूरत में बांधकर उस कमरे में एक तरफ डाल दी थी। वो तीनों इस कमरे में आ गए जहाँ चारपाई पर शबीर दुरानी बंधा हुआ था। जी दुरानी साहिब। दिलावर चारपाई के सामने खड़ा हो गया। अब आप बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए? तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शबीर दुरानी ने पूछा। इसकी आंखों में दहशत थी और चेहरे पर भी खौफ नुमाया था। तुम्हारे साथ कुछ हिसाब किताब बराबर करना है, दिलावर ने कहा। मेरा और तुम्हारा हिसाब बहुत पुराना है, इसे बराबर करने में जरा वक्त लगेगा, मगर ये जवान जरा जल्दी में है, इसलिए ये पहले तुमसे हिसाब किताब कर ले। ये कौन है और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? शबीर दुरानी बोला। ये कहो कि कौन ऐसा आदमी है जिसका तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, दिलावर ने कहा। तुमसे ताल्लुक रखने वाला हर शख्स किसी न किसी तरह तुमसे चोट खाए हुए है। तुमने तो इन बेगुनाहों को भी जिंदा जला दिया है या बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है। जिसने मजलूम नायला से हमदर्दी का इजहार किया या इसकी मदद की। मुझ पर तुमने कितनी मरतबा कातिलाना हमले करवा चुके हो। अभी चंद रोज पहले ही तुम्हारी माँ ने सब इंस्पेक्टर ज़हूर के जरिए मुझे अगवा करके आमो वाली हवेली में तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर ये जवान मुझे वहां से ना निकालता तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती। दौलत की हवस ने तुम दोनों माँ बेटों को अंधा कर रखा है। तुम लोगों के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई बुकत नहीं रही। तुमने तो इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाए रखी। दिलावर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बकी की तरफ इशारा करते हुए बोला। इसका नाम बकी है, बीए तक पढ़ा हुआ है, जंग में खेतीबाड़ी करता है, तुमसे अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए आया है। ये तुम्हारी तलाश में आमो वाली हवेली गया था, लेकिन वहां से मुझे बचा कर ले आया। इसने मुझे मौत के मुंह से निकाला। कई दिन ये मेरी खिदमत कर रहा है। भाई के कत्ल का इल्जाम, कत्ल का इंतकाम, शबीर दुरानी ने कहा। लेकिन मैं तो इसे नहीं जानता। तुम इसके भाई को अच्छी तरह जानते हो। इसने जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारी खातिर अपने हाथ खून में रंगे
اور تم نے اس کی وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش بھیڑیوں کے خوراک بننے کے لیے کھیتوں میں پھینک دی۔ موجمدار تمہارے ہر راز سے واقف تھا اور تم نے اس لیے محض اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر وہ پکڑا گیا تو سارے راز فاش کر دے گا اور اس کے ساتھ تمہیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا۔ موجمدار، شبیر درانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ بکی سب کچھ معلوم کر چکا ہے، دلاور نے کہا۔ نورپور کے بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس رات انہوں نے تمہیں بھی ڈیرے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور موجمدار کو بھی۔ یہ جھوٹ ہے، شبیر درانی بولا۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ پولیس نورپور کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی رہی ہے۔ اگر انہوں نے مجھے ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہوتا تو پولیس کو ضرور بتاتے۔ ہر شخص تم سے خوفزدہ ہے، دلاور نے کہا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی پولیس تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو تم اس کا گھر جلا کر راکھ کر ڈالو گے۔ ہر شخص زبان بند رکھنے پر مجبور تھا، لیکن اب چند روز پہلے اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ تمہیں انسپیکٹر صبح خان کے قتل کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے، تو تم لوگوں کی خوشیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے اب کچھ لوگ موجودار کے قتل کے سلسلے میں پولیس سے رابطہ کریں، لیکن بہرحال ہم نے تمہیں پولیس کی حراست سے نکال لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کچھ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ شہر میں 2 دکانیں ایسی ہیں جہاں سے پولیس کی ضروریت کا سامان ملتا ہے، اور وہاں سے وردیاں اور سب چیزیں انہی دکانوں سے لے کر آیا ہوں۔ اور یہ آدمی، اس نے کانسٹیبل کی وردی والے شخص کی طرف اشارہ کیا، یہ بکی کا دور کا رشتہ دار ہے۔ پہلے دونوں تم سے نپٹیں گے، اگر تم ان کے ہاتھوں خرچ ہونے سے بچ گئے تو میں اپنا حساب برابر کر لوں گا۔ دیکھو دلاور، شبیر درانی نے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، لیکن میں ان کی تلافی کر سکتا ہوں اور تمہارے اس دوست بکی کی بھی مدد کر سکتا ہوں۔ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، جتنی رقم چاہے تم لوگ مجھ سے لے لو۔ رقم ضائع کرنے کا کیا فائدہ، دلاور نے کہا۔ اگر ہم تمہیں چھوڑ بھی دیں تو پولیس تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ تم پر قتل کا الزام تو تھا ہی، اب فرار کے بعد تمہارا جرم اور بھی سنگین ہو گیا ہے، اس لیے سب کچھ بیکار ہے۔ پولیس کا معاملہ تو مجھ پر چھوڑ دو، شبیر درانی نے کہا۔ میں شہر میں نہیں رہوں گا، کراچی کی طرف نکل جاؤں گا۔ وہاں انسانوں کا جنگل آباد ہے، اس جنگل میں کسی ایک آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، انسانوں کے جنگل میں تو تم اس وقت گم ہوگے جب تم ہمارے چنگل سے نکلو گے۔ پہلے بکی تم سے اپنے بھائی کے قتل کا حساب لے گا اور اس کے بعد تم سے نائلہ بی بی اور مجھ پر کیے گئے مظالم کا حساب لوں گا۔ تم نے نائلہ کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ نازو نام میں پلی ہوئی لڑکی نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ نائلہ مر چکی ہے، شبیر درانی نے کہا۔ نائلہ مر چکی ہے، دلاور کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نہیں، وہ نہیں مر سکتی، وہ بڑی باہمت لڑکی ہے، تمہاری وجہ سے اس نے بڑے دکھ سہے ہیں، وہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ نہیں مر سکتی۔ وہ مر چکی ہے، شبیر درانی نے کہا۔ میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، میں اس کی تلاش میں سندھ کی گاؤں کچیلو گیا تھا۔ کچیلو کے تھانے دار نے اس کی موت کی تصدیق کر دی ہے، میرے پاس تھانے دار کی تحریر موجود ہے۔ تم جھوٹ بولتے، دلاور دھاڑا، وہ نہیں مر سکتی، وہ مر چکی ہے، شبیر درانی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم نائلہ کے باڈی گارڈ تھے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح اب تمہارا کام بھی ختم ہو گیا۔ تم سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ اب ہے۔ میری پیشکش پر سوچ لو، یہاں کی پولیس تمہارے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے۔ مجھ سے 5-10 لاکھ روپے لے لو اور میری طرح یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، تمام جلیموں سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ میں نہ تو پولیس سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی اور بات کا خوف ہے، دلاور نے کہا۔ نائلہ کے بارے میں تمہاری بات تسلیم نہیں کر سکتا، میں خود اس معاملے کی تصدیق کروں گا، اس کے بعد میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ اگر واقعی نائلہ مر چکی ہے تو تمہیں بھی ایسی اذیت ناک موت ماروں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ بکی، تم میرے ساتھ ہو، دلاور نے آخری الفاظ بکی سے مخاطب ہو کر کہے۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ وہ بہت دیر تک کسی بحث میں الجھے رہے، بالآخر بکی نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے دلاور، اس نے کہا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ تم اچھے دوست ہو اور میں کسی بات پر ضد کر کے تم جیسے دوست کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس جیسے خبیث سے تو بعد میں بھی نبٹتے رہیں گے۔ تو پھر چلیں، دن چڑھنے والا ہے، ہم دھوپ نکل سے پہلے شہر پہنچ جائیں گے، دلاور نے کہا۔ ہاں چلو، بکی نے کہا، اور پھر اپنے ساتھی کو بلا کر اسی شبیر درانی کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ اس کا خیال رکھنا منظور، ہم شام تک لوٹ آئیں گے۔ اگر رات کو کوئی نہ آ سکے تو پریشان مت ہونا، اور ایک بات یاد رکھنا، اول تو اس طرف کوئی آئے گا نہیں، اور اگر اتفاق سے کوئی آئے بھی جائے تو اسے گولی مار دینا، اسے زندہ پولیس کے ہاتھوں نہیں آنا چاہیے۔ فکر مت کرو، منظور نے جواب دیا، اگر پولیس والے تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ بھی گئے تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ چلو دلاور بھائی، بکی نے کہا۔ وہ دونوں مکان سے نکل کر کھیتوں کی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر کے وہ سڑک پر آ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں صادق آباد کی طرف سے آنے والی بس مل گئی۔ اس وقت مشرقی افق سرخی تیر رہی تھی۔ جب وہ رحیم یار خان کے لاری اڈے پر اترے تو دھوپ پھیل چکی تھی۔ انہیں شہر میں داخل ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ شبیر درانی اور ان جعلی پولیس والوں کو بڑی سرگرمی سے تلاش کیا جا رہا تھا، جو گزشتہ رات ہسپتال سے شبیر درانی کو لے اڑے تھے۔ شہر سے باہر جانے والی تمام بسوں اور گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا تھا۔ بس اڈے پر بھی لاتعداد سادہ پولیس والے موجود تھے۔ وہ ان بسوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے جو شہر سے باہر جانے والی تھی۔
वो दोनों बस से उतरकर एक तांगे पर बैठ गए। चल भाई, दिलावर ने कोचवान की तरफ देखते हुए कहा। दूसरी सवारियों का इंतजार मत कर, तुम्हें तमाम पैसे मिलेंगे। कोचवान ने अपनी सीट पर बैठकर घोड़े को हाँक दिया। शहर में भी जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। दिलावर पुलिस वालों की इस हिमाकत पर दिल दिल में मुस्कुरा रहा था। पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले इस तरह आजादी से शहर में नहीं घूमते कि दोबारा पुलिस की नजरों में आ जाए। आधे घंटे बाद तांगा राय मंसूर के बंगले वाली गली के मोड़ पर रुका। दिलावर ने तांगे वाले को पैसे दिए और वो दोनों नीचे उतरकर राय मंसूर के बंगले की तरफ चलने लगे। राय मंसूर दिलावर को देखकर खिल उठा। वो इस तरह मिले जैसे बिछड़े हुए बेटे से मुलाकात हो रही हो। तुम कहाँ गायब हो गए थे बेटा? मैं तो परेशान हो गया था, राय मंसूर ने कहा। जब तक हसीना बेगम और शबीर दुरानी जिंदा हैं, सब कुछ होता रहेगा, दिलावर ने कहा। फिर अपने साथ पेश आने वाले पूरे वाक़े की तफसील बताने के बाद बकी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर ये उस दिन बारोक हवेली न पहुंच जाता तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती। ये कौन है? राय मंसूर ने पूछा। इसका नाम बकी मौजूदार का भाई है, जिसे शबीर दुरानी ने कत्ल कर दिया था, दिलावर ने कहा और फिर बकी के बारे में तफसील बताने लगा। और हाँ, राय मंसूर साहिब बोले, शबीर दुरानी को पुलिस ने इंस्पेक्टर सुबा खान के कत्ल में हिरासत में ले लिया था, लेकिन पिछली रात वो अस्पताल से फरार हो गया। दिलावर ने मुस्कुराते हुए जुमला पूरा कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? राय मंसूर चौंक गया। अब वो शैतान हमारी हिरासत में है, दिलावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात को हम दोनों से अस्पताल से फरार करके ले गए थे। इसकी जिंदगी इस वक्त तक है जब तक मैं नैला बीबी। दिलावर बेटा मुबारक को। आसिफा बेगम की आवाज़ सुनकर दिलावर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राय साहिब ने तो अभी तक नहीं बताया नैला जिंदा है। नैला जिंदा है? दिलावर उछल पड़ा। कहाँ है वो? हाँ, नैला जिंदा है और कराची में है। 4-5 रोज पहले इसका फोन आया था। इसे अपना नंबर भी दिया। इसने कहा था कि राय साहिब 2-3 मरतबा फोन किया था, मगर इससे बात नहीं हो सकी थी। बहरहाल वो खैरियत से है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, दिलावर के मुंह से बेख्तियार निकला। मुझे तो पहले ही शुबा था कि शबीर ने झूठ बोल रहा है। कैसा झूठ? राय मंसूर ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो कचीलों के थानेदार से कोई तहरीर ले आया है जिसमें यह तस्दीक की गई है कि नैला दुरानी मर चुकी है। झूठ बकता है वो, आसिफा बेगम ने कहा। आप टेलीफोन करें, शायद नैला बीबी से बात हो जाए, दिलावर ने कहा। आसिफा बेगम टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। लाइन फौरन ही मिल गई, लेकिन कॉल सुल्ताना ने रिसीव की थी। इसने बताया कि नैला कहीं बाहर गई हुई है। आप मुझे कागज पर नंबर लिखकर दे दें, मैं नैला बीबी को लेने कराची जाऊंगा, दिलावर ने आसिफा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। आसिफा बेगम ने टेलीफोन के करीब पड़े हुए पैड के एक कागज पर नैला का फोन नंबर लिखकर इसके हवाले कर दिया। दिलावर ने वो कागज संभाल कर जेब में रख लिया। मजा तो अब आएगा, दिलावर ने कहा। हसीना बेगम और शबीर दोनों शायद ही समझते कि कचीलो थाने नैला बीबी की मौत के बारे में तहरीर लेकर उन्होंने बाजी जीत ली है। शबीर दुरानी को हम उस वक्त तक जिंदा रखेंगे जब तक नैला बीबी यहाँ नहीं आ जाती, और जब नैला बीबी को इनके सामने लाया जाएगा तो इन माँ बेटों की हालत काबिल दीद होगी। वो दोनों पूरा दिन रहीम यार खान में रहे और फिर शाम होते ही रुखसत हो गए। दिलावर ये कहकर घर से निकला था कि अब वो नैला को लेकर ही वापस आएगा। शहर से बाहर जाने वाली बसों और गाड़ियों की चेकिंग उस वक्त भी हो रही थी। वो दोनों एक ही बस में थे, लेकिन एक दूसरे से लाताल्लुक अलग अलग सीटों पर बैठे थे। वो बस लारी अड्डे से निकली ही थी कि एक पुलिस पार्टी से रोक लिया। 2 पुलिस वाले बस में आ गए। वे एक शख्स के चेहरे को गहरी नजरों से देख रहे थे। एक पुलिस वाला बकी की सीट के करीब रुक गया। वो बड़ी गहरी नजरों से बकी को देख रहा था। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा। परदेसी हूँ संतरी बादशाह, बकी ने जवाब दिया। झंग से आया हूँ। आज का दिन यहाँ अपने रिश्तेदार के यहाँ गुजार कर अब पन्नू आकिल जा रहा हूँ। मेरा भाई फौज में है। अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, पुलिस वाले ने कहा। बकी ने जेब से अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाला कुछ देर तक कार्ड को उलट पलट कर देखता रहा, फिर कार्ड बकी को वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। वही पुलिस वाला दिलावर के करीब आकर रुक गया। ओह दिलावर, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। सादिकाबाद, दिलावर ने मुख्तसर से जवाब दिया। तुम्हारे राय साहब कैसे हैं? कांस्टेबल ने पूछा। अल्लाह का शुक्र, अब तो ठीक है, दिलावर ने जवाब दिया। और हाँ, तुम सादिकाबाद जा रहे हो। सब इंस्पेक्टर ज़हूर तुम्हारी ताक में है। इससे कोई जाती मामला है तो तय कर लो। वो बड़ा कमीना आदमी है, कांस्टेबल ने कहा। हम जैसे लोगों का भी अल्लाह मालिक है, दिलावर ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। दोनों पुलिस वाले बस से उतर गए और बस आगे रवाना हो गई। वो दोनों आदम साहबा से पहले ही बस से उतर गए। इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे थे। इनके चारों तरफ गहरी तारीकी थी। वो कुछ देर सड़क पर खड़े रहे, फिर सड़क से उतरकर खेतों में पगडंडी पर चलने लगे। मकान तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लग गया। जब वो मकान के सामने रुख पर पहुंचे तो दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और कमरों में तारीकी थी। दिलावर का माथा ठिनका। मंजूर, ओए मंजूर, कहाँ हो तुम? बत्ती क्यों नहीं चलाई? बकी कहता हुआ कमरे में दाखिल हो गई। इसने माचिस जलाकर लैटर्न जलाकर इधर उधर देखने लगा। ये वो कमरा था जहाँ उन्होंने कपड़े वगैरह बदले थे। यहाँ कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। बकी लालटेन लेकर कमरे से बाहर आ गया। दिलावर दूसरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो दोनों बैकवर्ड दरवाजे में दाखिल हुए, लेकिन पहला कदम अंदर रखते ही ठिठक रुक गए। दरवाजे से 2 कदम अंदर फर्श पर मंजूर की लाश पड़ी थी। इसकी पेशानी में सुराख था जिससे बहने वाले खून ने इसके चेहरे और गर्दन को तर कर रखा था। इसकी आंखें खुली हुई थी जिससे इसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था। दिलावर ने चारपाई की तरफ देखा जहाँ वो शबीर दुरानी को बांध कर गए थे। चारपाई खाली थी। दिलावर ने बकी के हाथ से लालटेन ली और झुककर मंजूर की लाश देखने लगा। बकी भी इसके करीब बैठ गया। वो दोनों मुतवहिश नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, दिलावर की ये कहानी भी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।